तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसमें करीब 1500 क्वेश्चंस होंगे जो अलग अलग एग्जाम्स में आ चुका है। लाइक आरआरबी में आ चुका है, सीजीएल में आ चुका है, सीएचएसएल में, सीपीओ में, मल्टीटास्किंग एमटीएस वगैरह में आ चुका है। ये क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये 1999 से लेकर 2020 तक का जो भी संगठित क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होगा वही इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यहाँ, मुझे 1 मिनट समय दीजिए। हाँ, ये देखिए एसएससी सीपीओ 2020। ठीक है, एग्जाम डेट देख लीजिए कब से कब तक का है। पहला क्वेश्चन है, देखिए जहाँ आप लोगों को समझाना होगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, कब से कब का मतलब उसका सब्जेक्टिव जो होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना जिसे 1944 में भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के एक व्यापक प्रतिनिधि समूह द्वारा तैयार किया गया था, को लोकप्रिय रूप से कौन सी योजना माना जाता है? देखिए इसको बम्बई योजना माना जाता है। बम्बई योजना इसको माना जाता है। ठीक है, देखिए हो सकता है ना कि ये क्वेश्चन फिर से आ जाए किसी और क्वेश्चन में, किसी और एग्जाम में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, 2019 में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने डैश नामक एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम की ECIS की स्थापना शुरुआत किया था। तो इसको निर्भीक ने स्थापना किया था। ठीक है, निर्भीक। भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों जैसे कि डिब्बाबंद फलों के पेय पदार्थ, फलों के जैम, क्रेस और स्क्वैश, अचार, निर्जलीकृत फल उत्पादों और फलों के अर्क पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार डैश चिन्ह का मार्क होना चाहिए। इस पर FPO का मार्क होना चाहिए। FPO का मार्क होना चाहिए। जो डिब्बाबंद फल वगैरह होता है, फल का जेम होता है, उसमें FPO का मार्क होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है? तो इसको हैरिज फाउंडेशन जारी करता है। हैरिज फाउंडेशन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे किसानों और मौसमी मजदूरों जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं, उन्हें डैश रूप में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए उन्हें बिलोड़न गरीबी यानी कि चर्निंग पुअर कहते हैं उसको। छोटे किसान जो होते हैं, फिर मौसमी मजदूर जो होते हैं ना, जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं। अगर उनको रोजगार मिल गया तो गरीबी दायरे से बाहर हो गए वो, अगर हमें रोजगार नहीं मिला तो गरीबी दायरे के अंदर ही रह गए, तो उन्हें जो है चर्निंग पुअर कहा जाता है। ठीक है, कर सुधार सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय की नीतियों में सुधार से संबंधित है। कर सुधार का बात किया जा रहा है, जिन्हें सम्मिलित रूप से डैश के रूप में माना जाता है, तो यह राजकोषीय नीति है। ठीक है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के साथ 1951 में शुरू हुआ था। पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण महारत्न दर्जे के अंतर्गत आता है? महारत्न दर्जे के अंतर्गत आता है, तो वो देख लेते हैं हम लोग। ये है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए सब 2020 का ही क्वेश्चन है सब कुछ। ठीक है, भारत एक पूर्ण सदस्य के रूप में संघाई SCO में आधिकारिक रूप से शामिल हुआ था 2017 में। सिर्फ भारत नहीं हुआ था, भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी हुआ था। आपको देखना होगा कि कौन किसका हेल्प कर रहा है। ठीक है, रसिया जो है हेल्प किया था आपका इसका भारत का, और पाकिस्तान का हेल्प किसने किया था? तो वो चाइना ने हेल्प किया था SCO में संगठित होने के लिए। ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में IFSC में F का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो F का उपयोग जो फाइनेंशियल के लिए किया जाता है। ठीक है, द नेम यू कैन बैंक ओपन निम्न में से किस बैंक का स्लोगन है? तो पंजाब नेशनल बैंक का स्लोगन है। शिशु, किशोर और तरुण, ये देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आता है। ऋण आता है, ऋण है। ठीक ना, ऋण है, ये ऋण है। ठीक है, जो MSME सेक्टर होता है ना, MSME सेक्टर को भी ये दिया जाता है। शिशु, किशोर और तरुण ऋण जो है दिया जाता है। ठीक है, एक उत्पाद की बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि का कारण क्या है? देखिए एक उत्पाद का अगर बिक्री अप्रत्याशित तरीके से बढ़ जाता है तो उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण हो सकता है इन्वेंट्री का अनियोजित विसंचय। डैश अर्थव्यवस्था में
ब्याज की बहुत कम दर की स्थिति है जहां प्रत्येक आर्थिक कारक भविष्य में ब्याज के दर की उम्मीद करता है और इसलिए बॉन्ड की कीमत गिरती है, जिसके कारण पूंजी की हानि होती है। इसको आपको समझाना होगा। देखिए क्या होता है ना, मान लीजिए कि तरल, पहले तो आपको समझना होगा तरलता, इसका आंसर है तरलता पास। ठीक है, तरलता मतलब क्या होता है, पूंजी आई मीन सॉरी कैपिटल जो है, मान लीजिए लोगों के पास जो है धन अधिक से अधिक हो गया, इसको तरलता कहते हैं। ठीक है, तो तरलता पास अर्थव्यवस्था में ब्याज की बहुत कम दर की स्थिति। आप सोचिए ना, अब देखिए जैसे कि ए नाम का बंदा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ए नाम का है, बी नाम का है, सी नाम का है, डी नाम का है। ए के पास भी 1 लाख है, बी के पास भी है, सी के पास भी है, डी के पास भी है। अब ये सभी लोग जो है बैंक में जाता है जमा करने के लिए। ठीक है ना, तरलता पास का मतलब यही होता है। ठीक है ना, जमा करने के लिए आता है। उससे क्या होता है, और उन लोग को क्या लगता है कि ब्याज का दर जो है ज़्यादा मिलेगा कम मिलेगा। अब सीधी बात है ना कि सबके पास अगर पैसे हैं और सब अगर बैंक में जाता है जमा करने के लिए, तो बैंक वाला तो कम ब्याज देगा उसको ना। बैंक वाला तो बोलेगा ना भाई कि जो जो मतलब सबसे कम से कम ब्याज लेगा उसको हम मतलब उसका पैसा हम अपने पास रखना चाहेंगे, यही होगा ना। तो ब्याज की बहुत कम दर की स्थिति है जहाँ पर ब्याज का दर बहुत कम है, जहाँ प्रत्येक आर्थिक कारक भविष्य में ब्याज दर के बढ़ने की उम्मीद करता है। अब आप क्या सोचिएगा, आप ये सोचिएगा कि ब्याज दर बढ़ेगा तब जाकर पैसा हम जमा करेंगे, ये है। इससे क्या होगा ना कि बॉन्ड जो होता है ना, बॉन्ड का कीमत गिर जाएगा। एक बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड का कीमत गिर जाएगा, जिसके कारण पूंजी की हानि होगा, पूंजी को उससे हानि हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा तरलता पास। कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया था? तो नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। अरे इसका आंसर क्या था, सॉरी, अरे यार क्या हो रहा है ये भाई। इसका आंसर होता प्रशांत चंद्र महानोबोलिस, सी नंबर आंसर होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए, भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट जारी करता है? आरबीआई। आरबीआई अगर ज़्यादा नोट जारी कर देगा तो तरलता आ जाएगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो तरलता आ जाएगा ना। वो अगर कम करेगा तो तरलता को घटा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ही तरलता को घटाता है, तरलता को बढ़ा सकता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में भारत की जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो ये है सेवा क्षेत्र का। अभी शायद बिहार का था, या फिर मुझे लगता है कि शायद इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर था। 61% करीब करीब सेवा क्षेत्र में था। ठीक है, और शायद 21 या 22% जो है ये कृषि क्षेत्र से था, और बाकी जो है वो तृतीय क्षेत्र आई मीन सेकंड से था। ठीक है, परिवर्तन वक्र यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन कर्व को डैश के रूप में जाना जाता है, तो यह है उत्पादन संभवतः वक्र। डैश का अर्थ वह धन है जो पहले ही व्यय किया जा चुका है और जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो यह होगा निमग्न लागत। नवंबर 2016 में जारी किए गए किस भारतीय नोट के पीछे मंगलयान का चित्र है? तो 2000। अक्टूबर 2019 में निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया था? 2019 का बात किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों, अब आपको तो यही समझ में आ गया होगा कि पूंजीगत अर्थव्यवस्था ही है। कैसे है? तो देखिए, पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व जो है निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है, व्यवसाय के पास होता है, और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सामान्य बाजार की आपूर्ति और मांग पर आधारित होता है, यानी जितना मांग कीजिएगा उतना ही आपूर्ति वो करेगा। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन निवल राष्ट्र आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? तो ये करता है, एक सेकंड, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन करता है उसको। ठीक है, देखिए एक्चुअली में क्या है ना, निवल राष्ट्र आय को पहले आपको समझना होगा,
फिर जीएनपी को आपको समझना होगा। डिप्रिसिएशन का मतलब हर किसी को पता होगा। देखिए निवल राष्ट्र आय को आप लोग समझने के लिए क्या करना होगा, देखिए निवल राष्ट्र आय यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। देखिए अब देखिए उससे सबसे पहले आपको समझना होगा जीएनपी क्या होता है, जीएनपी में क्या जोड़ा जाता है, क्या घटाया जाता है। तो जीडीपी किसी किसी को पता है, मुझे लगता है कि हर किसी को पता होना चाहिए, ठीक है, जीडीपी पता होना चाहिए। जीडीपी में हम लोग जब माइनस करेंगे फॉरेन इंडियन, यानी कि जो फॉरेन में रहते हैं इंडियंस जो है उनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आई मीन सॉरी, जो फॉरेन के लोग जो इंडिया में रहते हैं, यानी कि पहला तो जीडीपी हो गया। उसके बाद जो फॉरेन के लोग हैं, मान लीजिए कि अमेरिका का बहुत सारे लोग हैं जो भारत में आके कमा रहा है, ठीक है, तो वो तो अपना पैसा विदेश में लेके जाएगा, तो उसको माइनस करना होगा। यानी कि जो फॉरेनर इंडिया में रहते हैं उनको माइनस करना होगा। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फॉरेनर या फिर फॉरेनर हो जाएगा, ठीक है, जो इंडिया में रहता है, ठीक है, इसको आप लोग। उसके बाद क्या है, प्लस, प्लस क्या करना होगा, जो इंडियन विदेश में रहता है, मान लीजिए जो इंडियन विदेश में रहता है वो तो अपना रेमिटेंस भारत में भेजेगा ना, उसको प्लस करना होगा, तो इंडियन। इसको हम लोग सब कुछ करने के बाद हम लोग का जीएनपी आएगा, ठीक है, यानी कि जो विदेशी भारत से कमाकर अपना देश लेके जाएगा उसको तो फॉरेनर कहेंगे ना। फॉरेनर जो होता है वो इंडिया में रहता है, इंडिया में से वो कमाकर अपना विदेश लेके जाएगा, तो उसको माइनस करना होगा जीडीपी से, और प्लस करना होगा जो विदेश, जो भारतीय विदेश में रहते हैं, लाइक सऊदी अरब में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, वो अपना रेमिटेंस भारत भेजते हैं, तो उनको प्लस करना होगा। ये करने के बाद अपना जीएनपी आएगा। इतना याद रहेगा आप लोगों को, याद रखना ही होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए सिर्फ बताने से काम नहीं होगा ना कि जीएनपी से माइनस कर दिए डिप्रिसिएशन को वगैरह को तो वो हो जाएगा, इतना इतना बताने से काम नहीं होगा, ठीक है। तो निवल राष्ट्र आय इससे निकलेगा, यानी कि जीएनपी से हम लोग डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हम लोग को निकल जाएगा निवल राष्ट्र आय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में राष्ट्र आय का अनुमान तैयार करने का उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसका है, तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का है। निम्नलिखित में से कौन तृतीय आर्थिक गतिविधि है, तृतीय क्या है, तो व्यापार करना है, तृतीय है, ठीक है। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। गिनी गुणांक, गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आय समानता को, असमानता को मापने के लिए किया जाता है। उच्च डैश सूचकांक, उच्च डैश सूचकांक आय वितरण में असमानता को दर्शाता है। अभी मैंने कहा ना गिनी गुणांक जो होता है, तो उच्च गिनी, अगर उच्च होगा तो ये आय वितरण में असमानता को दर्शाएगा, ठीक है। आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है, तो ये बृहत अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। जनवरी 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों को नए मुद्रा नोटों की पहचान करने में सहायता करने के लिए किस संप्रयोग एप्लीकेशन का शुभारंभ किया था, तो ये MANI, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या केंद्रीय आर्थिक समस्या नहीं है जिसे उत्पादन संभवतः वक्र द्वारा हल किया जाता है, तो यह हो जाएगा सतत उपभोग। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक था, तो ये 2007 से ये तो 2012 से 17 तक था, 12वीं, ठीक है। ये तो मतलब ये तो 10वीं था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि 20 या 25 क्वेश्चन कुछ हो गया होगा। सो थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट जो भी होगा वो मैं लेकर आऊँगा आपके सामने, ठीक है।